हेलो स्टूडेंट्स, चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी की तरफ से मैं नीतीश कुमार, आप लोगों का इकोनॉमिक्स फैकल्टी। आज हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर लेके सामने आए हैं, मिलने आए हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये जो सीरीज़ है वन शॉट सीरीज़, जिसमें हम लोग एक कैप्सूल दे रहे हैं बच्चों को। कैप्सूल इन द सेंस कि पूरा चैप्टर बहुत कंसाइज वे में एक एक पॉइंट ICI मैट से कवर करने के बाद एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सके स्टूडेंट्स, उसके लिए ये बैच लाया गया है। उसमें आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आप लोग देखे होंगे डिमांड का, और लेक्चर नंबर 2 में इलास्टिसिटी में लेने वाला था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है उसको पहले टच करते हैं, नेशनल इनकम। और ये नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को डर भी लगता है। किसमें? इसी चैप्टर में। क्या नाम है इसका? नेशनल इनकम। सर ऐसा क्या बात है कि नेशनल इनकम में डर लगता है? सर इसमें ना न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स से डरना क्यों है? न्यूमेरिकल्स से इसलिए डरना है ना क्योंकि हमारे जो माई बाप ICI है ना, वो थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। ठीक, आगे पीछे कर दिया मतलब चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स को आगे पीछे डाल दिया है। ठीक, जैसा एक सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए था वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, जिस वजह से बच्चे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। लाइक डायरेक्ट ये आ जाता है GNP GDP। ठीक है, GDP के बाद डायरेक्ट GNP आ जाता है। ठीक, बच्चों को ये पता ही नहीं है कि होता क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब के बारे में बच्चों को पता नहीं, और वो सब आ जाता है एग्ज़ाम में मतलब सॉरी सीक्वेंस में। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक, समझ नहीं आता कि हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कहाँ से करें। न्यूमेरिकल्स अगर एग्ज़ाम में आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करें, न्यूमेरिकल्स कैसा कैसा आ सकता है। ठीक, कुछ बच्चे 12th में पढ़े होंगे, 11th-12th में इसको, बट उसमें भी उतना अच्छा कमांड इसके ऊपर मैक्रो के ऊपर नहीं आया होगा, स्पेशली नेशनल इनकम के ऊपर। कॉज कुछ इसके टर्म्स ऐसे हैं जो समझने में थोड़ा इशू होता है। आज मैं आपको इतना तो प्रॉमिस करता हूँ, मैं बहुत कंसाइज वे में, बहुत कंसाइज मतलब बहुत एकदम छोटा सा करके इस पूरा सिलेबस को नेशनल इनकम का लाया हूँ आपके सामने। ठीक, जितना पढ़ाऊँगा लिमिटेड पढ़ाऊँगा, एकदम इतना सा पढ़ाऊँगा, और एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आप। ठीक, इतना एश्योरेंस रख लो। हाँ, बट एक वादा आप लोग को करना होगा अपने एंड से। आपके एंड से मेरे को प्रॉमिस ये चाहिए कि जिस दिन एग्ज़ाम खत्म होगा आप नेशनल इनकम का सारा क्वेश्चन करके आओगे, कमेंट सेक्शन में आके वीडियो को थैंक यू लिख के जाना होगा। ओके, इतना मेरे को प्रॉमिस चाहिए। उसके बाद इतना समझ लो कि बहुत कम टाइम में और बहुत ईजिली, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना, अगर नहीं भी पढ़ा है नेशनल इनकम अब तक ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस शांति से बैठेगा मेरे साथ, एक लंबा सांस लेगा, मैं गारंटी देता हूँ ख़त्म कर दूंगा चैप्टर को। ठीक, अब ज़्यादा बकवास करते नहीं है, डायरेक्ट नेशनल इनकम पे आते हैं, कॉज हम लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं। ओके, तो मेरा सेल्फ नोट्स है नेशनल इनकम का, ये कल रात मैंने प्रिपेयर किया स्पेशली फॉर यू ऑल गाइज। रीज़न क्या है इस नोट्स को प्रिपेयर करने का? ठीक है, बहुत अजीब सा नोट्स लग रहा होगा, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो, तुम लोग देखोगे, तुम लोग बोलोगे यार ये है क्या, ऐसा सिंपल सा नोट्स है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वीडियो के लिंक के साथ इसको अटैच कर दूंगा। ठीक है, आप लोग ले लेना इसको। ठीक, बहुत इजी वे में कवर्ड है, और मैं लास्ट ईयर का पेपर वगैरह भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन इस नोट्स के बाहर जाएगा नहीं। इवन आप लोग भी पास्ट अटेम्प्ट के जितने पेपर हो अपना देख लेना इसके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम बेसिक कॉन्सेप्ट। सर आप ICI मैट से बोले थे, ICI मैट से नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो बाबू, इस टॉपिक से आएगा आपका मेनली न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हम लोग सारा ICI मैट का करेंगे A to Z, एक भी न्यूमेरिकल्स छोड़ेंगे नहीं। दूसरा चीज़, इससे आएगा थ्योरी पार्ट। ठीक, थ्योरी क्वेश्चन भी हम लोग सारा ICI मैट से करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। तीसरा, हम लोग पास्ट ईयर पेपर उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसमें भी कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो अगर हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं तो फिर क्या मतलब बनता है, ICI मैट से कराएं या इससे कराएं? पहले आप ये बस इसलिए है बिकॉज आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको एक सीक्वेंस पता हो कि इस सीक्वेंस में हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। अगर इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा, हाईएस्ट क्या, फुल मार्क्स आ जाएगा। चलो आते हैं नेशनल इनकम। पहला टॉपिक है, बहुत ही एकदम ईजी बच्चा जैसा टॉपिक लेके चल रहा हूँ हम लोग। पहला क्या है भाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और उसका पेमेंट क्या होता है। चलो आप ही बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर 4 होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं बॉस? लैंड, लेबर, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना,
लेट मी चेंज इट। चलो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप सर क्या होता है ना कि लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन में कौन कौन से चीज़ लगते हैं, ठीक है। बेसिकली ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं कोई भी चीज़, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। पहला होता है लैंड। जो भी आदमी लैंड देता है हम उसको क्या देते हैं बदले में? रेंट देते हैं। दूसरा होता है लेबर। जो लोग लेबर होते हैं उनको हम बदले में देते हैं वेजेस। और कैपिटल जो लगाते हैं उनको मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। और जो दिमाग लगाते हैं, जो रिस्क लेते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उनको मिलता है प्रॉफिट, ठीक। अभी तो मैं इसके ऊपर भी लंबा डिस्कशन कर सकता हूँ, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर वाला में, ठीक है। बेसिकली कोई भी बिजनेस में अगर हम पैसा लगाते हैं, अकाउंट्स का थोड़ा सा पॉइंट है, कोई भी बिजनेस में अगर हम पैसा लगाते हैं तो बिजनेस उसके बदला ना मेरे को कैपिटल के बदला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, ठीक है। तो सर प्रॉफिट क्यों देता है? प्रॉफिट इसलिए देता है बिकॉज हम रिस्क लिए, ठीक है, और स्टार्टअप किए। तो रिस्क लिए, रिस्क के बदला प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। दिमाग लगाने के बदला प्रॉफिट मिलता है, और कैपिटल के बदला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो ये भाई 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसका पेमेंट ऐसा ऐसा होता है। लैंड के बदला रेंट, लेबर के बदला वेजेस, कैपिटल के बदला इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदला प्रॉफिट। अब आते हैं अगला पॉइंट जिसका नाम है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इसको बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक, क्योंकि आपका तो MCQ है, डिफिनेशन तो लिखने आएगा नहीं। स्टिल मेरे को क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% चाहिए इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो बहुत लिमिटेड चीज़ हम तुम लोग को लिखवाए हैं, वो लिमिटेड बातों को बस ध्यान में रखना है। पहला है फैक्टर इनकम, दूसरा है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इनकम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से समझ कि काम के बदला अगर पैसा मिलता है ना तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। किसी भी चीज़ के लिए अगर तुम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बदला तुमको पैसा मिल जा रहा है, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक। और बिना मेहनत किए बैठे बैठाए पैसा मिल जाए उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब क्या होता है? वृद्धा पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, जो बिना किसी काम का मिल रहा है। सर बिना किसी काम का जो पैसा मिलता है उसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं, जो काम करके पैसा मिलता है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब मान लो फैक्टर इनकम तो हम समझ गए कि काम किया उसके बदला पैसा मिला, उसको फैक्टर इनकम बोले। ट्रांसफर इनकम किसको बोल रहे हैं? जो बिना कोई काम किए, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दिए फिर भी हमको मिल रहा है। तो पेंशन क्या होगा, ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन क्या होगा? फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम? सर पेंशन है, ट्रांसफर इनकम होना चाहिए क्योंकि हम तो कुछ किए नहीं उसके बदला मिल रहा है। नहीं बाबू, आप रिटायरमेंट पेंशन आपको क्यों मिलता है? कॉज आप उतना दिन सर्विसेज दिए हैं, ठीक है, आप मेहनत कर चुके हैं, उसके बदला आपको पेंशन दे रहा है। दैट्स वाई रिटायरमेंट पेंशन जो होगा वो फैक्टर इनकम हो जाएगा। मगर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब जो पेंशन है जिसके लिए आप कुछ किए नहीं है और उसके बदला आपको पैसा मिल जा रहा है बैठे बैठा है, उसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। समझ में आ गया? फैक्टर इनकम काम के बदला पैसा मिलना, ट्रांसफर इनकम बिना काम का बैठा बैठा पैसा मिलना। फिर अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब चुपचाप पैसा लगाना, ठीक है, कहीं भी पैसा लगा देने को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया एक तरह से कैपिटल लगाना। कैपिटल लगाना मतलब नया कैपिटल का जनरेशन होना इकोनॉमी के अंदर, तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। आपको लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग को तो नेशनल इनकम पढ़ना है। और एक एक चीज़ उससे अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और बस करते जाओ मेरे साथ साथ कि मैं क्या समझा रहा हूँ, बस इतना समझो और ICI का सारा क्वेश्चन का गारंटी मैं ले रहा हूँ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम समझ के आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब नया कैपिटल का आना। हम कभी भी पैसा लेते हैं, कहीं किसी बिजनेस में लगाएंगे तो कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल चेंज होगा, ठीक। दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल 2 तरह के होते हैं, कैपिटल 2 तरह के होते हैं। एज पर इकोनॉमिक्स बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पहले से, ठीक है। अकाउंट्स वालों से दूर दूर तक माफ़ी मांग रहा हूँ। पहले क्या बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग भाई कैपिटल 2 तरह का होता है या इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है।
कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला वो बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट का स्टॉक में इंक्रीज को हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब होता है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। तो सर इन्वेंट्री बेसिकली तीन तरह का होता है, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल्स हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स हो, वो चीज़ जो बिका नहीं है, ठीक, वो चीज़ जो बिका नहीं है। तुम्हारा एक फैक्ट्री है, ठीक है, तुम उसमें प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन करने के बाद जो आउटपुट निकलता है उसको बेच देते हो, ठीक है, तो बिक गया तो वो तो मेरे को पैसा के टर्म्स में आ गया वापस, ठीक। मगर इन्वेंट्री क्या है? जो चीज़ फैक्ट्री में रखा है, जब फैक्ट्री इंटर किया तो देखें कुछ रॉ मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है, जो प्रोडक्शन अभी चल रहा है, साल खत्म हुआ 31 मार्च को, 31 मार्च को हम फैक्ट्री में इंटर किए, देखें कि स्टोर्स डिपार्टमेंट में कुछ रॉ मटेरियल्स रखा हुआ है, तो वो रॉ मटेरियल्स मेरा क्या इन्वेंट्री है। आगे गए तो देखते हैं कि काम अभी चल ही रहा है, तो बहुत सारे गुड्स जो है वो आधा प्रोसेस होकर रखे हैं, आधा प्रोसेस अभी होना बाकी है, ठीक है, कुछ मशीन से निकले हुए हैं, दूसरे मशीन में जाना बाकी है, तो वो सेमी फिनिश गुड्स है कि वो फिनिश अभी नहीं हुए, बिकने लायक रेडी नहीं हुए, वो सेमी फिनिश गुड्स हो गए। और फिनिश गुड्स क्या होता है? जो ऑलरेडी सारा फैक्टर ये प्रोडक्शन प्रोसेस को जो कंप्लीट करके गुड्स खड़े हो जाते हैं उनको फिनिश गुड्स बोलते हैं। जो बिकने के लिए रेडी है, रेडी टू सेल है, उनको फिनिश गुड्स बोलते हैं। मगर बिके तो नहीं है ना, नहीं, तो वो भी आज भी मेरे स्टॉक में है और उसको इन्वेंट्री हम लोग बोलते हैं। तो इन्वेंट्री का तीन पार्ट, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, ठीक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब साल के अंत में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ इन्वेंट्री में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री अगर आपको निकालना है, चेंज इन स्टॉक निकालना है, तो उसका बोलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप अकाउंट्स में ऑलरेडी ये चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है। चेंज इन स्टॉक को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलो, ये पेज हम लोग का कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पेज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, फिर से रिवाइज करवा दे क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदला रेंट, लेबर के बदला वेजेस, कैपिटल के बदला इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदला प्रॉफिट। यही हम लोग का पेमेंट करते हैं। फैक्टर इनकम जो काम करके पैसा मिलता है, फैक्टर इनकम जो बैठे बैठा पैसा मिल गया, ट्रांसफर इनकम। इन्वेस्टमेंट दो तरह का, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इस अपना पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है बॉस, ठीक है। एक को बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, एक को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल हम कितना लगाएं, एक्चुअल में कितना वो कैपेसिटी था उसका झेलने का, ठीक। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर क्या बोलना चाह रहा है। हमें आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक। वो एग्जांपल कहीं लिखा हुआ नहीं है बुक में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लॉजिकली उसको सोचना नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा मोटिव कहा है कि आपसे सारा न्यूमेरिकल्स करवाना है, ठीक। अभी आपको तीन बात मैं सिखाने जा रहा हूँ, वो तीन बात सबसे पहला बेस है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ध्यान रखना, ठीक। मेरा काम था, सांस लो लंबा, एकदम शांत हो जाओ, सुनो। मेरा फैक्ट्री है, ठीक। फैक्ट्री में नट बोल्ट प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? नट बोल्ट। नट बोल्ट पता है ना क्या होता है? नट बोल्ट, स्क्रू, नट बोल्ट, ठीक है, नट बोल्ट, ये प्रोड्यूस होता है मेरा फैक्ट्री में, ठीक। नट बोल्ट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल पूरे साल में 2000 नट्स एंड बोल्ट्स प्रोड्यूस हुए। कितने प्रोड्यूस हुए? 2000, ओके। मगर जब मैंने देखा तो कुछ मशीन जो थे वो पुराने हो गए थे, खराब हो गए थे, ठीक। तो उसमें मान लो 50 नट बोल्ट्स वो मेरे मशीन के अंदर ही यूज हो गए। नट्स बोल्ट्स वो कहाँ यूज हो गए? मशीन में लग गए। कितना? 50। तो एक्चुअल मेरा कितना नट बोल्ट प्रोड्यूस हुआ? एक्चुअल कितना प्रोड्यूस हुआ? सर 2000 टोटल प्रोड्यूस हुआ था, जिसमें से 50 मेरा मशीन में ही लग गया क्योंकि मेरा मशीन कुछ ख़राब हो गया था। तो मेरे पास 1950 1950 नट बोल्ट एक्चुअल में प्रोड्यूस हुए।
तो जो 2000 प्रोड्यूस हुए ना, ये जो 2000 प्रोड्यूस हुए, इनको मैं बोलूँगा ग्रॉस प्रोडक्शन। इनको क्या बोलूँगा? ग्रॉस प्रोडक्शन। ठीक है। और जो 50 यूज हो गए, ठीक, इसके बारे में बाद में आता हूँ। जो 1950 हुआ, जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, इसको मैं बोलूँगा नेट प्रोडक्शन। इसको क्या बोलूँगा? नेट प्रोडक्शन। ये ग्रॉस प्रोडक्शन, ये नेट प्रोडक्शन। ठीक। तो ग्रॉस बड़ा या नेट बड़ा? आप लोग ये बताओ, ग्रॉस बड़ा या नेट बड़ा? सर ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा। ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा। ग्रॉस मतलब टोटल, नेट मतलब एक्चुअल। एक्चुअल छोटा रहता है। तो ग्रॉस से नेट मेरा आ गया, मतलब 2000 से हम 1950 पे गिर गए। रीज़न क्या था 2000 से 1950 होने का? क्योंकि 50 नट बोल्ट ऐसा था जो मेरा खुद का मशीन में लग गया। तो ये 50 नट बोल्ट क्यों लगा? क्योंकि मेरा मशीन ना डेप्रिसिएट कर गया था, उसमें कुछ खराबी आ गया था, उसका वैल्यू थोड़ा कम हो गया था। तो सर ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन जो आप लोग अकाउंट्स में पढ़े थे, तो क्या बनता है? नेट बनता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। एग्जाम्पल भी याद रखना है। क्या अगर भूल जाते हैं तो सर टोटल हम लोग का 2000 नट बोल्ट प्रोड्यूस हुआ था, 50 चल गया अपना ही पुराना मशीन में। तो पुराना मशीन में क्यों गया? क्योंकि डेप्रिसिएशन हो गया था मशीन का, 50 उसमें यूज हो गया। तो बचा कितना? 1950 मेरा नेट प्रोडक्शन है। तो सर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आएगा। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या आया? नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट, इसको याद करना है। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा? चलो प्रॉमिस करो, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। सर ग्रॉस कितना था? 2000। डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 50। बचा कितना नेट? 1950। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं सर ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट प्लस डेप्रिसिएशन। सिंपल सा बात है बाबू। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है। नेट में कुछ जोड़ेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा, या ग्रॉस में से कुछ माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। तो ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे कि नेट आ जाएगा? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। और नेट में क्या जोड़ेंगे कि ग्रॉस आ जाएगा? तो नेट में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। सिंपल सा इक्वेशन है, समझ में आ गया। एक और खूबसूरत बात, डेप्रिसिएशन को बहुत बार कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोल के भी क्वेश्चन में यूज करेगा। या तो डेप्रिसिएशन बोलेगा या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलेगा। मतलब फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन को ही तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन आप लोग के अकाउंट्स वाले फैकल्टी समझाए उन्हें डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। ठीक, तो टेंजिबल फिक्स एसेट का वैल्यू कम होने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एक और नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पहला चीज हम जो अभी बोला कि तुम लोग को 3 बात हम सिखाने वाला इस पेज में, वो 3 बात एकदम ध्यान से में रखना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन में ये 3 चीज यूज होने वाला है। पहला, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। ग्रॉस में से कुछ माइनस करेंगे तो नेट आता है। ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल याद रखना, 2000 नट बोल्ट, 50 डेप्रिसिएशन में गया, 1950 बचा। अगला बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? चलो उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। ये आप लोग नोट कर लेना साथ साथ, ये मैं करवाता हूँ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बॉस? तो जब भी वर्ड नेट आ जाए ना तो 2 चीज माइनस होता है तभी नेट बनता है। सिंपल समझो। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? मैन्युफैक्चरर हूँ। ये मेरा फैक्ट्री है। मैं क्या बनाता हूँ? साड़ी बनाता हूँ। साड़ी, बनारसी साड़ी। ठीक है, साड़ी बनाता हूँ मैं। तो बनारसी साड़ी मैं बनाता हूँ और मैं ये साड़ी का मैन्युफैक्चर करता हूँ। ठीक, तो जब मैं ये साड़ी को बेचने जाता हूँ तो जीएसटी लगता है उसके ऊपर, मेरे को जीएसटी देना पड़ता है। ये जीएसटी मैं किसको देता हूँ? ये जीएसटी जो है एक तरह का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑल्दो जीएसटी आ चुका है इनडायरेक्ट टैक्स में, स्टिल बहुत जगह आपको एक्साइज ड्यूटी और दूसरा टैक्स का भी नाम ले लेगा क्वेश्चन, बिकॉज नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स लोगों ने चेंज नहीं किया।
पुराने ही न्यूमेरिकल्स आज भी चल रहा है मार्केट में। तो साड़ी मैं बेचता हूँ, और साड़ी बेचता हूँ तो मेरे को टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये इनडायरेक्ट टैक्स मैं किसको देता हूँ? गवर्नमेंट को देता हूँ, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स मैं किसको देता हूँ? साड़ी बेचते वक्त गवर्नमेंट को देता हूँ। तो जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ तो गवर्नमेंट भी मेरे को कुछ देती है। चलो क्या देती है एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने गवर्नमेंट को क्या दिया? इनडायरेक्ट टैक्स दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को नया जगह फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कुछ बेनिफिट देती है, जिसको हम लोग सब्सिडीज़ बोलते हैं। सब्सिडी देती है। आप लोग तो सुने होंगे सब्सिडी आपका गैस सिलेंडर ये सब पे भी सब्सिडी मिलता है हाउस होल्ड को। तो अलग अलग चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, हम लोग का हेल्प करती है। गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेती नहीं, कभी कभी हम लोग को सब्सिडी देती भी है। गवर्नमेंट सिर्फ लेती नहीं है, कभी कभी कुछ कुछ हम लोग को देती भी है। तो गवर्नमेंट ने क्या लिया? टैक्स लिया, और बदले में मुझे क्या दिया? सब्सिडी दिया। गवर्नमेंट ने क्या लिया? टैक्स लिया, बदले में मेरे को क्या दिया? सब्सिडी दिया, ठीक। फिर से एक एग्जांपल छोटा सा, जो मेरा साड़ी का फैक्ट्री था, मैं गया साड़ी बेचने, ठीक। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स ले लिया, ठीक, और उसके बदला मेरे को क्या दे दिया? सब्सिडी दे दिया। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स, बोर मत होना बाबू, क्योंकि इसी से पूरा न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, उसको क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको प्यार से NIT बोलेंगे अब से हम लोग, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब समझो, जब मैं सारी फैक्ट्री में बनाया था, ठीक है, जब मैं सारी फैक्ट्री में बनाया था तो उसके ऊपर मेरे को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे, तो मैं उसको फैक्टर कॉस्ट पे रखा था साड़ी का दाम। फॉर एग्जांपल साड़ी का दाम जब फैक्ट्री में बनाया था ना, तो 500 रुपये का साड़ी पर साड़ी मेरे को पड़ा था बनाते वक्त, 500 रुपये का, ठीक। उसके बाद उसके ऊपर ना बहुत सारा टैक्स लग गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। मतलब टैक्स तो लगा, उसके बदला सब्सिडी भी मिल गया। तो अब वो मार्केट में जब बिकेगा ना, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 200 रुपये का 100 रुपये का टैक्स लग गया, तो अब ये जो मार्केट में बिकेगा, मार्केट प्राइस जो इसका होगा वो कितना होगा सर? 600 रुपया होगा कि नहीं? फैक्ट्री में फैक्टर कॉस्ट लगा 500 रुपया का, वो माल था मेरा, उसके ऊपर टैक्स और सब्सिडी का ये कॉम्बिनेशन को हम लगा दिए, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100 रुपये का, ठीक। तो अब वो मार्केट प्राइस पे आ गया। चलो अब इसको और डिटेल में ले लेता हूँ, इतना समझ में आया ना, ठीक है, और डिटेल में लेता हूँ। चलो ला 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 चलो बाबा, मैंने क्या बोला? सबसे पहले फैक्ट्री में फैक्टर कॉस्ट कितना पड़ा मेरे को एक साड़ी बनाने का? सर 500 रुपये, ठीक। प्लस जब यही माल बाहर गया ना, तो उसके ऊपर क्या लग गया? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सर कितने का टैक्स लग गया इसके ऊपर ना? फॉर एग्जांपल 30% टैक्स लग गया, तो 150 रुपये का टैक्स लग गया, ठीक। टैक्स तो लगा 150 रुपये का, मगर गवर्नमेंट ना मेरे को कुछ उसमें सब्सिडी दे दिया। मतलब गवर्नमेंट ना कुछ पैसा माफ़ कर दिया, सब्सिडी दे दिया, कुछ पैसा हमको डिस्काउंट करवा दिया। टैक्स में कुछ पैसा हमको कम भरना पड़ा, तो टैक्स में कम भरना पड़ा तो हम माइनस कर लेते हैं उसको। कितना? 50 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी दे दिया, 10%। फैक्टर कॉस्ट मेरा 500 रुपये का माल था, ठीक, टैक्स लग गया उसके ऊपर 150 रुपया, तो बन गया 650 रुपये का माल, मगर उसमें सब्सिडी मिल गया 50 रुपये का, तो बन गया वो मेरा 600 का माल। तो अब ये मार्केट प्राइस पे चला जाएगा, मार्केट प्राइस। अब मेरा मार्केट प्राइस कितना हो? 500, 650 माइनस 50, 600 रुपये हो गया मेरा मार्केट प्राइस। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो मैंने किया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी किया, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग यहाँ क्या समझे कि सर मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से,
मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से। तो सर मार्केट प्राइस में से कुछ माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचेंगे, या फिर फैक्टर कॉस्ट में कुछ जोड़ेंगे तो हम लोग मार्केट प्राइस पे पहुंचेंगे। मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है, फैक्टर कॉस्ट कम होता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का चीज़ क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर फैक्टर कॉस्ट में हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको जोड़ देते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे पहुँच जाएंगे। समझ आ रहा है? अब तक हम लोग दो चीज़ सीखे। पहला डेप्रिसिएशन वाला चीज़ सीखे ना, डेप्रिसिएशन में क्या बोले? ग्रॉस और नेट, दो चीज़ का बात किया। किसका? डेप्रिसिएशन में ग्रॉस और नेट का। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, और यहाँ पर है मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। यही दो चीज़ तो बेसिकली हम लोग सीखे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो हम लोग सीखने वाले हैं बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। चलो अब इसको भी सीखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, कॉपी जो भी अपना लेके बैठे हो उसमें नोट कर लेना। नहीं लिए तो भी उम्मीद है इतना देर इसमें टाइम दिए हैं तो याद तो हो गया होगा। बातें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसका मतलब क्या होता है? ये हम है अपना इंडिया में, ठीक, बहुत बड़ा अपना इंडिया है, ठीक, बहुत खराब मेरा स्केचिंग है तो सिंपल समझते ये अपना क्या है? इंडिया है, ठीक। आई लव माई इंडिया। तो इंडिया में बहुत से रशियंस रहते होंगे। रशियन फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो विदेश से इंडिया में आके रहते होंगे, मतलब दूसरे देश से आके इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स रहते होंगे कि नहीं? हाँ। और यहाँ पे पैसा कमाते हैं। इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स रहते हैं और यहाँ पे फैक्टर इनकम कमाते हैं। वैसे ही इंडिया के भी बहुत से लोग जो हैं वो फॉरेन में रहते हैं, एनआरआई जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक, जो वहाँ पे फैक्टर इनकम कमाते हैं कहाँ के? इंडिया के, ठीक। और रहते हैं कहाँ पे? फॉरेन में रहते हैं, ठीक, इंडिया के लोग। और फॉरेनर्स कुछ इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया के लोग फॉरेन से पैसा कमाते होंगे, फॉरेन में फैक्टर इनकम कमाते होंगे, और फॉरेनर लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं, यहाँ पे मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है? इंडिया से, ठीक है, सॉरी इंडिया से करें, इंडिया में जो लोग बाहर रहते हैं वो हमारे देश में, इंडिया में पैसा भेजते होंगे, समझे? पैसा भेजते होंगे। और जो फॉरेनर्स यहाँ रहते हैं, ठीक है, जो फॉरेनर्स यहाँ रहते हैं इंडिया में, वो अपने देश को भी पैसा भेजते होंगे, ठीक। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वहाँ पे फैक्टर इनकम जो है, वहाँ पे फैक्टर इनकम दूसरे देश से आया, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड से कुछ फैक्टर इनकम मेरे को आया साल भर में, पूरे एक साल में। उसी तरह कुछ फैक्टर इनकम मेरे यहाँ से गया भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है, पेड टू एब्रॉड। दूसरे देश में मेरा फैक्टर इनकम गया भी। तो ओवरऑल पूछता है NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट आपके पास कितना पैसा एब्रॉड से आया, नेट आपके पास कितना पैसा एब्रॉड से आया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 करोड़ जो है एब्रॉड से आया और 600 करोड़ यहाँ से गया, इंडिया से फॉरेनर्स लोग कमा के लेके गए। तो नेट मेरे पास कितना आया सर? तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड कितना था सर? 1000 करोड़। और फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, फॉरेनर्स लोग यहाँ से कितना कमा के गए? 600 करोड़। तो मेरे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना है? 400 करोड़। अब समझ में आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड,
अगर क्वेश्चन में लिख दे केवल फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, मतलब कि NFI निगेटिव है, ठीक। हम पूछ रहे हैं नेट में बताओ कि साल के अंत में मेरे पास कितना पैसा आया, बट ये बोला है कि साल के अंत में हम 50 करोड़ दिए। इसका ये मतलब आया कम गया ज़्यादा, तो हम नेगेटिव 50 करोड़ रुपए में है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस किया हूँ, चलो आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर लो, ठीक है। ये चीज़ समझ लिए तो अब तक हम लोग 2 बात सीखे हैं, डेप्रिसिएशन ग्रॉस और नेट में आता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच आ जाता है, ठीक है। एक होता है डोमेस्टिक, एक वर्ड क्या है डोमेस्टिक, और एक वर्ड है नेशनल। डोमेस्टिक बड़ा या नेशनल बड़ा, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक इनकम बड़ा या नेशनल इनकम बड़ा, तो जाहिर से डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर का पैसा, नेशनल मतलब पूरा टोटल इंडिया का, ठीक है। इंडिया में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ठीक। डोमेस्टिक मतलब इंडिया का बाउंड्री में रहने के बाद लोग कितना कमा रहे हैं, और नेशनल मतलब बाहर से भी जो पैसा आ रहा है उसको भी जोड़ दो, जो इंडिया का टोटल इनकम बोलती है नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक बड़ा या नेशनल बड़ा, आप लोग बताओ। नहीं बताओ, मैं तो सुन रहा हूँ, आप लोग बताओ डोमेस्टिक बड़ा या नेशनल बड़ा। इंडिया में का बाउंड्री के अंदर रह के बहुत पैसा कमाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 करोड़, ठीक। और जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो भी पैसा कमा के यहाँ भेज रहे हैं, तो अगर दोनों को जोड़ दिया तब बनेगा नेशनल इनकम इंडिया का। तो डोमेस्टिक बड़ा या नेशनल बड़ा, तो आंसर इज नेशनल बड़ा। अगर डोमेस्टिक और नेशनल में के बीच आता क्या है सर, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच यही आता है NFI है। मीन्स ये कि अगर डोमेस्टिक में हम प्लस कर दें NFI, बाहर से जो भी हम नेट में पैसा रिसीव किए पूरे साल, तो बन क्या जाएगा नेशनल, या फिर नेशनल में से हम माइनस कर देंगे NFI तो बन जाएगा डोमेस्टिक, ठीक। तो 3 बात अब तक सीखें। क्या क्या सीखें, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, पहला बात ये सीखें। दूसरा बात सीखें मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो तो फैक्टर कॉस्ट, और तीसरा बात सीखें डोमेस्टिक में NFI ऐड कर दो तो नेशनल। यही 3 चीज़ मेरे को याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम अगला टॉपिक है, इसका कन्वर्जन आएगा एग्जाम में, और पक्का समझ लो 2 मार्क्स का श्योर शॉट आने वाला है, ठीक। एकदम फिक्स क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है और आपको अभी सीख लेना है। तो सर इसमें क्या सीखना है? इसमें कुछ सीखना नहीं, मैंने 8 एग्रीगेट लिख के दे दिए हैं, आपको बस सबका नाम देखना है, सबका नाम का मतलब समझना है, ठीक। पढ़ना सीखना है बस इसमें। GDP MP, GDP बड़ा लिखा है, MP छोटा लिखा है, इसका ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब पहला जी होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस, बीच वाला जी को पढ़ेंगे डोमेस्टिक, लास्ट वाला को प्रोडक्ट, लास्ट वाला जब भी रहे उसको प्रोडक्ट, ठीक है। बीच वाला डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, डोमेस्टिक नेशनल। आगे वाला या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, ठीक है। समझो फर्स्ट पोजीशन पे अगर N है तो वो नेट बोलेंगे, और बीच में अगर N है तो वो नेशनल है, ओके। चलो GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, जो अभी थोड़ा देर पढ़े थे ना, MP माइनस FC इक्वल टू NIT, MP माइनस NIT इक्वल टू FC, अभी जो पढ़े थे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, सारी वाला एग्जाम्पल वही है। तो GDP एट MP को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हम पढ़ना बस सिखा रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस पढ़ो। NDP एट MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। GNP MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, GNP FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से 2 चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, 2 इसमें से बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, जो आप लोग को याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल्स आएगा तो वो चीज़ आपको याद रखना है। मैं हाइलाइटर यूज़ कर ले रहा हूँ उसके लिए। ये NDP एट FC को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अगर एग्जाम में बोले डोमेस्टिक इनकम निकालो, ठीक है,
और आप जीडीपी एमपी निकाल दे रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको एनडीपी एफसी निकालना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और नेशनल इनकम बोलते हैं किसको है? एनएनपी एट एफसी को। एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, जीडीपी एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। चलो फिर से जो हम लोग को याद रखना है सर, डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। जिंदगी रंगीन रखो यार, ऐसे है तो नहीं तो रंगीन कलर ही यूज कर लिया जाए। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी, ठीक। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी। एकदम याद रख लो, इसलिए हम इतना बार बक रहे हैं बार बार, ठीक है। अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ना तो ये चीज़ याद होना चाहिए, पहला चीज़ तो ये, ठीक। ऊपर वाला तीनों इक्वेशन आप लोग को उम्मीद है याद है, ठीक है। नहीं है तो फिर से रिवाइज कर लो, फिर से रिकैप करो और देख लो, ठीक। बार बार करूँगा तो लेक्चर का टाइमिंग बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। रिविज़न में कितना रिविज़न करवाऊँगा यही बताओ। अब मैं कुछ इक्वेशन सॉल्व करूँगा, ठीक है। कुछ इक्वेशंस सॉल्व करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जीडीपी एट एमपी है और मुझे चाहिए एनडीपी एट एफसी, ठीक है। मेरे पास एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, कॉज कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इक्वेशन आपको सॉल्व करना ही होगा। जीडीपी एट एमपी का वैल्यू दिया हुआ है और मेरे को और कुछ आइटम्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और मेरे को चाहिए क्या? एनडीपी एट एफसी। तो सिंपल सा समझो, जो आपको चाहिए उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। जो भी आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने बोलेगा, जो भी जिस चीज़ का भी रिक्वायरमेंट होगा उसको आप लेफ्ट हैंड साइड रख दो। और जो आपके पास एग्रीगेट, ये आठों में से कोई एक एग्रीगेट तो होगा, और जो आपके पास एग्रीगेट है उसको आप राइट हैंड साइड में लिख दो। चेंज करता हूँ, जो आपके पास है उसको राइट हैंड साइड में लिख दो, ठीक है। ये पहला काम करो। जो मेरे को चाहिए उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए, जो मेरे पास है उसको राइट हैंड साइड लिख दिए। अब 1 by 1 गेम खेलना है, सिंगल सिंगल, ठीक। मेरे पास है ग्रॉस, ठीक, और मेरे को चाहिए क्या? नेट। मेरे पास है ग्रॉस, मेरे को चाहिए नेट। सर ग्रॉस बड़ा कि नेट बड़ा? ग्रॉस बड़ा कि नेट बड़ा? ग्रॉस बड़ा। चाहिए क्या? नेट। मतलब मेरे को कम में जाना है, अपने आप को कम करना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो सर माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कम में जाना है। दूसरा, ग्रॉस और नेट के बीच सर क्या आता है? डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल याद है ना, नट बोल्ट वाला। ग्रॉस और नेट के बीच क्या आता है? डेप्रिसिएशन, लिख दिए डेप्रिसिएशन। दूसरा डोमेस्टिक सेम कोई दिक्कत नहीं, सेम कोई दिक्कत नहीं। तीसरा प्रोडक्ट तो हमेशा बाबू मैच करेगा ही। चौथा ये है मार्केट प्राइस, और ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ये है क्या है? मार्केट प्राइस, और ये है फैक्टर कॉस्ट। सर मार्केट प्राइस बढ़ा या फैक्टर कॉस्ट बढ़ा? हम लोग तो अभी सीखे थे ना, साड़ी बेच रहे थे, 500 रुपया का फैक्टर कॉस्ट पड़ा था, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो था उसको हम लोग ऐड कर दिए थे, तब जाके वो क्या बना था? मार्केट प्राइस बना था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने के बाद। तो चाहिए मेरे को क्या? फैक्टर कॉस्ट। है मेरे पास क्या? मार्केट प्राइस। मतलब बड़ा चीज मेरे पास है, छोटा चीज चाहिए, मतलब बड़ा से छोटा में जा रहे तो माइनस कर देंगे। और क्या माइनस करेंगे? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का आइटम क्या था? NIT। समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है, एक और देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे समझ में आया कि नहीं। I have NNP at FC, ठीक है, और मुझे चाहिए GDP at MP। ये इसका रिक्वायरमेंट है मेरे को, ठीक है। और मेरे पास है NNP at FC। अब कैसे खेलेंगे इसके साथ? तो क्या चाहिए? GDP at MP। तो जो GDP at MP चाहिए उसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पे GDP at MP, और जो मेरे पास है उसको क्या लिखेंगे? NNP at FC, इसको यहाँ लिख देंगे। अब 1 by 1 गेम खेलना है। चाहिए क्या? ग्रॉस। मेरे पास क्या है? नेट। मेरे पास छोटा चीज़ है ना, मेरे को चाहिए क्या? बड़ा चीज़ ना। नेट है मेरे पास, मेरे को चाहिए ग्रॉस। तो नेट में क्या ऐड करें कि ग्रॉस आ जाए? नेट में क्या ऐड करें तो कि ग्रॉस आ जाए? एग्जाम्पल याद है ना, डेप्रिसिएशन। नेट और ग्रॉस के बीच का क्या आइटम होता है? डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया।
अब अगले आते हैं, इसमें है हमको चाहिए डोमेस्टिक और है मेरे पास नेशनल। सर नेशनल बड़ा या डोमेस्टिक बड़ा? नेशनल बड़ा है मेरे पास, बड़ा चीज़ चाहिए हमको, छोटा चीज़, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच क्या आता है? NFIA। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच क्या आता है? NFIA। तो NFIA को हम लोग माइनस कर दिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम MP चाहिए, FC है, छोटा आइटम है मेरे पास, फैक्टर कॉस्ट है, चाहिए मार्केट प्राइस। तो छोटा से बड़ा में जाना है ना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। क्या ऐड करेंगे? दोनों के बीच का आइटम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट के बीच? अब ध्यान से समझना, जितना भी पढ़ा एक बार छोटा सा उसको हम रिकैप करके ख़त्म करते हैं। पहला था ग्रॉस और नेट। ग्रॉस बढ़ा गया, नेट बढ़ा, तो ग्रॉस बढ़ा तो दोनों के बीच का आइटम को क्या बोलते हैं? दोनों के बीच का आइटम को क्या बोलते हैं? दोनों के बीच का आइटम को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये फर्स्ट चीज़। दूसरा फैक्टर कॉस्ट बढ़ा या मार्केट प्राइस बढ़ा? सर फैक्टर कॉस्ट बढ़ा या मार्केट प्राइस बढ़ा? मार्केट प्राइस बढ़ा। ये दोनों के बीच क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग प्यार से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी बोलते हैं। इसका और भी एक नाम है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका एक और नाम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज भी बोलते हैं। अगला पॉइंट, तीसरा क्या था? डोमेस्टिक और नेशनल। दोनों में कौन बड़ा? सर नेशनल बड़ा। और दोनों के बीच क्या आता है? NFIA। कोई भी इक्वेशन होगा इसी से एक दूसरे में कन्वर्ट होगा कि ग्रॉस बड़ा या नेट बड़ा? ग्रॉस बड़ा। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा, या डेप्रिसिएशन में नेट को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, बड़ा कौन? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर दो तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में से NIT को प्लस कर दो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। डोमेस्टिक नेशनल में बड़ा कौन? नेशनल। नेशनल में से NFIA माइनस कर दो तो डोमेस्टिक आ जाएगा, डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दो तो नेशनल आ जाएगा। इजी था और कन्वर्जन भी सीख गया तुम लोग, उम्मीद है। ठीक है। नेशनल इनकम मेजर करने के लिए बाबू हम लोगों के पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। वो 3 मेथड का नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। बेसिकली हम लोग को 1 बाय 1 ये लोग को पढ़ना है। ठीक है। इसके अंदर जो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में जो वर्ड्स यूज है उनको समझना है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स में एंटर कर जाना है। मैं गारंटी देता हूँ जितना समझा रहा हूँ बस उतना समझो, सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बशर्ते कि अभी जो थोड़ा देर पहले मैंने एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में कन्वर्जन सिखाया था वो आपको आना चाहिए। आते हैं वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है? बेसिकली समझो नेशनल इनकम जो होता है ना, वो होता है कि सारा फर्म, जितना भी फर्म एक इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहा है, जितना भी फर्म एक इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहा है, उसका जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको GDP भी हम लोग बोलते हैं। GDP क्या होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको सम अप कर दो तो आपका GDP मिल जाता है। तो वही वैल्यू एडेड का मतलब भी वही हुआ कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी फर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं वो टोटली कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मतलब कितना का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्शन में से कॉस्ट उनका माइनस कर दो तो ओवरऑल उनका नेट वैल्यू कितना ऐड कर रहे हैं, उसी को हम लोग GDP बोलते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग GDP निकाल लेते हैं। ठीक, समझ आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लो। वैल्यू एडेड मेथड में क्या करना है? बेसिकली हम लोग को निकालना है कि भाई कोई भी फर्म कितना वैल्यू ऐड किया, तो वैल्यू ऐड कितना किया, तो वैल्यू एडेड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वो कितना का? वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि वो कितना का प्रोडक्शन किया, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर जो भी चीज़ उसको प्रोडक्शन करने में यूज लगा। फॉर एग्जाम्पल वो 2000 का माल बनाया, 2000 रुपये का वैल्यू ऑफ आउटपुट था उसका। ठीक है, जो वो प्रोडक्शन किया उसका एक्चुअल मार्केट में प्राइस था 2000 रुपये, जिसमें से उसका कॉस्टिंग पड़ गया था उसको बनाने में 1200 रुपये, तो कितना वैल्यू ऐड किया? 800 रुपये। ठीक, तो इसी तरह का जितना भी फर्म है ना, जितना भी फर्म है वो सबका वैल्यू एडेड हम लोग ऐड कर लेंगे, तब टोटल वैल्यू ऑफ
आउटपुट मिलेगा दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है, टोटल वैल्यू एडेड मिलेगा दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। चलो इतना भी समझा, नहीं समझा कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद है, वैल्यू एडेड इक्वल टू सर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब पहला काम क्या है कि 3 मेथड है, तीनों का पहले फॉर्मूला समझ लो। पहला मेथड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना का आप माल बनाए उसमें से माल बनाए कितना का, मान लो 1000 का, इंटरमीडिएट मेरा कंजम्पशन हो गया मान लो 800 रुपये, मेरा खर्चा लग गया, तो वैल्यू एडेड कितना निकला मेरा 200 रुपये, 200 का मेरा वैल्यू ऐड हुआ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में, आखिर ये होता क्या। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब ओवरऑल तो हम बता दिए कि क्या खर्चा लगा, इनपुट्स में क्या पैसा लगा, वैल्यू ऑफ इनपुट्स, ठीक है, यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में पावर, स्पेयर पार्ट्स, फ्यूल, जो भी चीज़ लगा उसका खर्चा को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके बाद वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन देन इनपुट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। मान लो एक क्वेश्चन है जहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 50 करोड़, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 50 करोड़। और एट द सेम टाइम उस क्वेश्चन में 2-3 फिगर ऐसा भी दिया कि स्पेयर पार्ट का दाम ना 2 करोड़ था, फ्यूल का दाम ना 1 करोड़ था, तो मेरे को 1 करोड़ 2 करोड़ का ऐड करने का जरूरत नहीं है। जब ओवरऑल हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू दिया हुआ है तो फिर हम सेपरेटली अलग से सारा इनपुट्स को ऐड नहीं करेंगे कैलकुलेशन करते टाइम, ठीक है। आगे आते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू। चलो अभी तक तो हम लोग सीख गए कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, कि इनपुट का जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इनपुट लगा है उसका वैल्यू को हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सेपरेटली इनपुट को ऐड करने का जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में आप सीख रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीख गए, वैल्यू ऑफ आउटपुट जानते हैं ये क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू, क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वही तो अभी हम समझाया था कि किसी एक अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल आउटपुट मेरा निकल रहा है उसका मार्केट वैल्यू को वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। उसमें से जितना मेरा खर्चा लगा उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। आउटपुट में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो कितना हम वैल्यू ऐड किया पता चल जाएगा। इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। इसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो सर इस पेज में हम लोग क्या सीखे, इस पेज में हम लोग बस ये फॉर्मूला सीखे सर कि वैल्यू एडेड ना इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना इनपुट का पैसा को, इनपुट पे लगने वाला खर्चा को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ टोटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक। When the entire output is sold, यहाँ से बाबू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 v to the power 5 इंपॉर्टेंट, समझ जाओ क्या बोल रहा है। When entire output is sold in an accounting year, मेरे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट नहीं देता है सर, तो इसको हमको निकालना पड़ता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का ही बता रहा है ये कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स कब होगा, जब इकोनॉमी में जो भी आउटपुट बना पूरा का पूरा बिक गया। मान लो मैं 500 रुपये का माल बनाया, सॉरी 500 बहुत छोटा फिगर हो गया, 5000 रुपये का माल बनाया मैं, ठीक, और वो सारा का सारा बिक गया। तो मेरे से कोई पूछा कि भाई तुम कितने का माल बनाया, हम बोला जो सारा बिक गया वही बनाया था, सेल्स। व्हेन क्या लिखा है क्वेश्चन, entire output is sold, when entire output is sold then value of output is equals to sales। अगर सारा का सारा माल बिक गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, सेल्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। जनरली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं, देता भी नहीं, स्टिल फिर भी समझो इसके ऊपर क्वेश्चन देगा सेकंड पॉइंट के ऊपर। स्टिल हमको पता ये रहना चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स कब होता है, कब, व्हेन एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, व्हेन एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, ठीक है। आगे आते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट चेंज भी हो सकता है, ठीक। व्हेन एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, कि सर पूरा का पूरा माल नहीं बिका,
मान लो मैंने 10,000 रुपये का माल बनाया था, 10,000 का माल बनाया तो 8,000 रुपये का माल बिक गया और 2,000 रुपये का माल नहीं बिका। तो 8,000 का माल बिक गया तो 8,000 तो तुम्हारा सेल्स हो गया, ठीक। और जो 2,000 का माल नहीं बिका वो तुम्हारा स्टॉक में आ गया, मतलब स्टॉक का वैल्यू उतना से इंक्रीज कर गया। तो उसको हम लोग चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं कि भाई मेरा स्टॉक 2,000 रुपये से चेंज हुआ है, 2,000 रुपये से बढ़ा है, तो उसको हम लोग चेंज इन स्टॉक बोल देते हैं। तो अगर पूरा आउटपुट सोल्ड नहीं हुआ, when entire output is not sold, then value of output is equals to sales plus change in stock, ठीक है। सेल्स माइनस चेंज स्टॉक नहीं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होना चाहिए, ओके। फिर आगे आते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर प्राइस और क्वांटिटी दिया तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल रेवेन्यू निकल जाता है, डेट इज सेल्स। तो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर पूरा आउटपुट सोल्ड नहीं हुआ है तो, ओके। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं सर? चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सर हम लोग इसको कहाँ पढ़े थे सर? तो हम लोग जब नोट्स स्टार्ट किए थे ना बाबू, तो पहला ही पेज पे हम लोग पढ़े थे। चलो आते हैं ऊपर, फर्स्ट पेज पे लैंड लेबर फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक। उसके बाद क्रॉस नेट वाला हम लोग सारा ट्रिक सीख लिए हैं, वैल्यू एडेड मेथड पे आ गए हैं। इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब समझ गए हैं कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। अगर पूरा का पूरा माल सोल्ड हो गया तो सेल्स, चलो फिर से वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? पूरा का पूरा इंटायर गुड्स सोल्ड हो गया, इंटायर आउटपुट सोल्ड हो गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स। अगर सोल्ड नहीं हो पाया तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर प्राइस क्वांटिटी दिया तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, ऑल्दो एग्जाम में प्राइस इंटू क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, मगर ये जो सेकेंड वाला है चेंज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए अब आते हैं इसके ऊपर। हाँ, इफ सेल्स फिगर इज गिवन देन एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली एडेड। अगर सेल्स मेरे पास दिया हुआ है टोटल तो अलग से एक्सपोर्ट ऐड करने का जरूरत नहीं। मान लो कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा कि भाई आप का प्राइमरी सेक्टर से इतना आया, सेकेंडरी सेक्टर से इतना वैल्यू ऐड हुआ, इससे इतना हुआ, एक्सपोर्ट आप इतना का माल किए, तो सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक। यहाँ से इतना कमा, यहाँ से इतना कमा, इतना माल बेच के कमा, एक्सपोर्ट करके कमा। मगर अगर सेल्स का फिगर डायरेक्ट दिया हुआ है, सब जोड़ के ही सेल्स दिया हुआ है ऑलरेडी, तो एक्सपोर्ट को अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट भी सेल्स का ही पार्ट होता है ना। बस यही बात है और कुछ नहीं। और तो सीख लिए, उतना काम नहीं आएगा। जो मेन बताया आप लोगों को सेकेंड वाला पॉइंट, वो काम आएगा, उसके ऊपर ध्यान देना है हम लोग को। स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड स्टेप्स क्या है कि देखो भाई, क्वेश्चन कभी कभी जब बड़ा करना होता है ना तो उसमें बोलेगा सर प्राइमरी सेक्टर से इतना का वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ, सेकेंडरी में वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना था, टर्शियरी में इतना था। कोई भी इकोनॉमी में आप लोग बचपन में ज्योग्राफी में पढ़े थे ना कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। मतलब ये बेसिकली दो लैंड से जुड़ा हुआ जो काम होता है, ठीक है। कैटल हर्डिंग हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में आता है आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होता है, प्लांट हो गया, फैक्ट्री हो गया। टर्शियरी में आपका आता है सर्विसेज। तो 3 सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, और ये तीनों सेक्टर का आउटपुट को अगर आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन तीनों सेक्टर का माइनस कर देंगे तो तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर क्वेश्चन में 3 सेक्टर दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ होगा और तीनों का इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा, तो तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो तीनों का वैल्यू एडेड आ जाएगा, और तीनों का वैल्यू एडेड को हम ऐड कर देंगे, तीनों का वैल्यू एडेड को हम ऐड कर देंगे तो टोटल इकोनॉमी का वैल्यू एडेड आ जाएगा, जिसको हम लोग GDP एट MP बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA एट MP। सर ये GVA एट MP तो आप नहीं सिखाए थे, जितना भी हम लोग 8 एग्रीगेट देखे वहाँ GVA एट MP तो नहीं दिया हुआ है। सर वो GVA एट MP कोई एग्रीगेट नहीं है नेशनल इनकम का। स्टिल जो है बोल रहा है सारा वैल्यू एडेड को ऐड कर दिया तो इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बस बोल दिया है, नाम दे दिया है, ऐसा कुछ वास्तव में नहीं होता। ऑफ ईच सेक्टर इज कैलकुलेटेड एंड समड अप टू ऑब्टेन GDP एट MP। ये सबका ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ना, सबका हम जोड़ देंगे ना तो GDP एट MP मिल जाएगा। वही चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। अब मेरे पास क्वेश्चन तो आ गया GDP एट
MP आ गया। और क्वेश्चन जो है ये मेरे को मिल गया, ठीक है, इसका फिगर मिल गया। क्वेश्चन मेरे को बोला है आप डोमेस्टिक इनकम बताओ या फिर आप मेरे को ना नेशनल इनकम बताओ। क्वेश्चन क्या बोला है, आप मेरे को डोमेस्टिक इनकम बताओ या फिर नेशनल इनकम बताओ। तो हम अभी ऊपर एग्रीगेट में पढ़े थे, डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, NDP@FC को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं प्यार से, और NNP@FC को नेशनल इनकम बोलते हैं प्यार से। मेरे पास GDP@MP आ गया, GDP@MP आ गया है, ठीक। ये मेरे को चाहिए, ग्रॉस है, नेट चाहिए, तो माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक। ग्रॉस बड़ा है ना तो माइनस कर दिया। डोमेस्टिक ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए, बड़ा आइटम है छोटा आइटम चाहिए, तो फिर से माइनस करेंगे। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच क्या आता है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर आता है मेरे पास GDP@MP तो आ गया वैल्यू एडेड मेथड से, मगर हमको बोला है नेशनल इनकम निकालने के लिए। नेशनल इनकम होता है NNP@FC, ग्रॉस है, नेट चाहिए, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक है, नेशनल है। डोमेस्टिक मेरे पास छोटा है, मेरे को बड़ा चाहिए, तो मतलब ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है, NFIA, क्योंकि उन लोग दोनों के बीच का मैटर होता है NFIA। PP ठीक है। MP मेरे पास है, FC हमको चाहिए। MP है, बड़ा आइटम है मेरे पास, छोटा आइटम चाहिए, तो माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, NIT। हो गया काम खत्म। समझ में आ गया, तो ये पेज भी हो गया कवर। वैल्यू एडेड मेथड जब आप कैलकुलेट करते हैं इससे नेशनल इनकम, तो कुछ बात का ध्यान रखना होगा। इंटरमीडिएट गुड्स का को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो तो माइनस होता है सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। हमेशा नेशनल इनकम याद रखना कि अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स को वो खरीद बेच कर रहे हैं तो वो नेशनल इनकम में कभी भी ऐड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब वो प्रोड्यूस हुआ होगा तब उस टाइम ऑलरेडी वो नेशनल इनकम में ऐड हो गया होगा। तो अब आप उसको खरीद बेच कर रहे हैं तो उसको अब आप ऐड मत कीजिए दोबारा से। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूडेड, बाबू ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है कि अगर गुड्स अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने घर का गार्डन में गुड्स उगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका इम्प्यूटेड वैल्यू, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू हम नेशनल इनकम में लेते हैं। मगर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपकी मम्मी आपको रोटी बना के खिला रही है, तो वो जो मम्मी सर्विस दे रही है आपको, उसका इम्प्यूटेड वैल्यू नहीं लेते हैं, कॉज वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आया हुआ है, तो उसका हम लोग नेशनल इनकम वैल्यू नहीं लेते हैं। बट अगर आप अपने खेती बाड़ी करके आप खुद के लिए सब्जी बस उगा रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, फिर भी उसका एस्टिमेटेड वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ये चीज़ याद रखना। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज आर इंक्लूडेड। भाई हम जिस घर में रह रहे हैं, हम भले रेंट नहीं दे रहे, मेरा खुद का हाउस है, स्टिल उसका मार्केट में क्या रेंट होना चाहिए, तो उसको नेशनल इनकम में लिया जाएगा। चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक तो हम देखें ना, अभी फॉर्मूला में था। चलिए आगे आते हैं। ये मेथड हो गया ख़त्म। अच्छा मेथड था, छोटा सा मेथड था, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बच्चा लोग इसको देख के डर जाता है, इसलिए हमने एक चार्ट बनाया है और इसी चार्ट में सब कुछ खत्म है। इस चार्ट में सब कुछ खत्म है, ठीक है। इसी से आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये थियोरिटिकल क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा, मिक्स्ड इनकम वाला से थियोरिटिकल क्वेश्चन बन जाएगा इससे, और इससे भी थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है सर, हम लोग सबसे पहले पढ़े वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में अगर सबका वैल्यू को ऐड करते तो GDP@MP मिलता था। अब पढ़ते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में अगर हम सब चीज़ को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, NDP@FC। इनकम मेथड में अगर सब चीज़ को ऐड करेंगे, सर सब चीज़ मतलब इनकम मेथड में NDP@FC हम लोग निकालते हैं, और NDP@FC जब निकालते हैं ना तो उसका 3 कंटेंट होता है। NDP@FC जो है वो 3 चीज़ों को मिल के बना होता है। पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। पहला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरा क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा को क्या होता है, MI, मिक्स्ड इनकम। चलो ठीक है सर, NDP@FC इनकम मेथड से हमको निकालना है, ठीक है। 3 चीज़ को जोड़ने के बाद बनता है, 3 चीज़ को ऐड करने में बनता है। क्या क्या है वो 3 चीज़, क्या है वो 3 चीज़, COE OS MI। COE OS MI मतलब कि देख लो, सिंपल सा पहले फॉर्मूला समझो। NDP@FC हमको चाहिए, ये 3 चीज़ को ऐड करने से बनता है। क्या क्या, COE प्लस OS प्लस COE प्लस OS प्लस MI। COE OS MI। COE मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, MI मतलब होता है मिक्स्ड इनकम।
निकालना तो हमको यही है, मगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो दे देता है डायरेक्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस का डायरेक्ट फिगर नहीं देता है। डायरेक्ट फिगर नहीं देता है तो देखेंगे उसके अंदर कंपोनेंट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस किस किस चीज़ों से बनता है, वो सबका फिगर देता है, तो सबको जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। ठीक। MI मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम हमेशा क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, ये आपको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देता है, ये ऑलवेज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम कभी भी निकालना नहीं होगा, वो हमेशा डायरेक्टली गिवन रहता है। ठीक। अब आता है COE और OS, ये दोनों का जो होता है कभी कभी कंपोनेंट दे देता है और ये लोग का डायरेक्ट फिगर नहीं देता है, जबकि जनरल केसेस में COE का डायरेक्ट देता है, OS का जनरली डायरेक्ट नहीं देता है। ठीक। तो हम लोग दोनों को कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले जानो कि COE होता क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को जो कंपेंसेशन मतलब मालिक जो एम्प्लॉय को देता है, मालिक जो एम्प्लॉय को काम करने के बदले देता है, उसको COE बोलते हैं। ठीक। तो मालिक एम्प्लॉयज को सर काम करने के बदला क्या क्या देता है, पहला वेजेस सैलरीज देता है, चाहे वो कैश में दे चाहे वो काइंड में दे, मतलब कैश में भी हम उसको सैलरी दे सकते हैं, और मान लो उसको एक बाइक दे दिए या कार दे दिए, वो भी इंक्लूड हो जाता है COE में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सर बहुत अच्छा वर्ड यूज कर दिया मैंने, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड। प्रोविडेंट फंड पता है ना क्या होता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सैलरी जो होता है, मान लो आपका सैलरी लिखा हुआ है 1 लाख रुपया, बट आपको 1 लाख रुपया नहीं मिलता है, वो आपको कट के मान लीजिए 90,000 रुपया मिलता है। 10,000 रुपया जो है एम्प्लॉयर जो होता है आपका, वो आपका सैलरी से काट के एक प्रोविडेंट फंड में डाल देता है, और जितना प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर आपका सैलरी से काटा उतना वो अपने साइड से भी ऐड करके डाल देता है। ठीक। तो आपका 20,000 रुपया हर मंथ सेविंग्स होने लगता है। तो प्रोविडेंट फंड बेसिकली समझिए कि आपका सैलरी से कटा हुआ पार्ट जो एम्प्लॉयर रखा हुआ है और उसमें कुछ अपना पैसा भी डाल दिया है, उसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट का स्कीम है। ठीक। आगे आप जब CA फाउंडेशन से CA इंटर में जाइएगा, टैक्स में जाइएगा, टैक्स में पढ़िएगा, इंटर में जाने के बाद तब पता चलेगा कि प्रोविडेंट ग्रेचुटी क्या होता है। सिंपल से समझो कि एम्प्लॉयर अपने एंड से एम्प्लॉय को जो भी दे रहा है वो COE का पार्ट है, चाहे वेजेस सैलरी हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन हो, चाहे रिटायरमेंट का पेंशन हो। ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन पता है ना, फैक्टर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम नहीं होता है। बाकी सारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब क्या है, वही सब ट्रांसफर इनकम है, मगर रिटायरमेंट पेंशन ट्रांसफर इनकम नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए काम किए हैं तब जाके आपको रिटायरमेंट में पैसा मिल रहा है। तो COE का मतलब तो हम लोग समझ गए, जो भी एम्प्लॉय को पैसा देगा, 3 चीज बेसिकली रखेंगे याद, तो सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर आता है OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। सर ऑपरेटिंग सरप्लस का मैंने 2 पार्ट किया है। क्या क्या किया है, ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 चीज आता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। चलो याद रखो, हमको यही याद करना है, हम लोगों को यही याद करना है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सिंपल था, इसी को आदमी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर का 2 कंपोनेंट होता है। प्रॉपर्टी से हम क्या पैसा कमाते हैं, अपना दिमाग से क्या पैसा कमाते हैं। प्रॉपर्टी से क्या पैसा कमाते हैं और अपना दिमाग से, अपना बिजनेस से क्या पैसा कमाते हैं। तो सर प्रॉपर्टी से हम 3 तरह का पैसा कमा सकते हैं। पहला, मेरा प्रॉपर्टी है तो हम उसको रेंट पे दे देंगे तो रेंट कमा लेंगे। दूसरा, प्रॉपर्टी है, पैसा लगाए हैं कहीं तो उसके बदला हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तीसरा, रॉयल्टी, प्रॉपर्टी की वजह से हमको रॉयल्टी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो प्रॉपर्टी था, मेरा जो लैंड था, उस पर अचानक से पता चला कि माइनिंग डिपार्टमेंट वाला आया और खोदने लगा, तो बोला कि अरे इसके अंदर तो हीरा का खदान है, और मेरा ये जो प्रॉपर्टी उसको सरकार ले लिया। तो सरकार जो मेरा प्रॉपर्टी ले लिया उसके बदला मेरे को क्या देगा, रॉयल्टी देगा। ठीक है, रॉयल्टी मतलब मेरे को रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करते रहेगा। ठीक। तो प्रॉपर्टीज हम मैक्सिमम 3 तरह का इनकम कमा सकते हैं। क्या चीज, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। और दूसरा, दिमाग से, बुद्धि से, अपना मेहनत से क्या पैसा कमा सकते हैं, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा। ठीक, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। देख, ये सोसाइटी में है, सोसाइटी का ये 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है, COE, वो लोग जो मजदूर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय को क्या मिलता है, जो भी एम्प्लॉयर देता है वो एम्प्लॉय को मिलता है, तो एम्प्लॉयर जो भी चीज़ देगा वो COE के अंदर आ जाता है। दूसरा, अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयड करे, जो खुद से मेहनत करके अपना कमाने खाने वाले हैं। ठीक। तो उसमें 2 तरह के लोग आते हैं, एक जो प्रॉपर्टी का, बाप दादा का प्रॉपर्टी रखा हुआ है उससे कमा के खा रहे हैं, एक जो अपना कंपनी वगैरह खोल रहे हैं उससे कमा के खा रहे हैं। जो बाप दादा का प्रॉपर्टी से खा रहे हैं वो 3 तरह का इनकम खाते हैं। क्या क्या, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। फिर अब जो हम एंटरप्रेन्योर से अपना दिमाग लगा बिजनेस बिल्ड किया है, हम कि मेरे पास 3 तरह का इनकम होगा। पहला मेरा बिजनेस है, मेरा कंपनी है, कंपनी के अंदर जो पैसा आएगा हम उसको डिविडेंड के तौर पे देंगे। ठीक है,
आप लोग शायद शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़े होंगे, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड को हिंदी में लाभांश बोलते हैं, लाभ का अंश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो हम लोग शेयर होल्डर को देते हैं। तो कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है ना, उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड को दे देता है, कुछ हिस्सा टैक्स दे देता है और कुछ हिस्सा अपने पास बचा लेता है। जो हिस्सा बचा लेता है अपने पास उसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। सर कोई भी कंपनी जो होता है ना, कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट में का 3 पार्ट करता है। पहला डिविडेंड दे देता है, डिविडेंड। दूसरा क्या करता है, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स दे देता है, गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है। और तीसरा जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग बोलो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलो, जो प्रॉफिट रिजर्व के फॉर्म में रख लेता है कंपनी। ठीक, तो दिमाग लगा के हम यही 3 चीज़ कमाते हैं। ये 3 चीज़ को जोड़ देंगे तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। समझ में आया। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 2 चीज़, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और एंटरप्रेन्योरशिप से डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग, और ये सबको जोड़ देंगे 6 को तो बन जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। खत्म। अब फिर आता है मिक्स्ड इनकम। सर मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम मतलब होता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो सेल्फ एम्प्लॉयड अपने से टीचर बन गया, डॉक्टर बन गया, अपना खुद का सामान लगा रहा है, थोड़ा बहुत कमा रहा है। ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपना क्या पकौड़ी का ठेला लगा लिया, वड़ा पाव बेच रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपना जो वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब जो कमाता है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। और मिक्स्ड इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो कंपोनेंट है वो सेपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, मान लो एम्प्लॉयज़ लोग का तो कंपोनेंट सेपरेट होता है, पीएफ का इतना पैसा, वेजेस इतना मिला, पे स्लिप मिलता है ना, सब कुछ सेपरेटली दिखता है। ठीक, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी सेपरेट दिखता है, दिमाग से जो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब हमारा सेपरेटली दिख रहा है कि हाँ इतना इतना कमा रहा है। मगर कुछ कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग रहते हैं ना, उनका इनकम में पता ही नहीं चलता कि इनका क्या वेजेस है, क्या रेंट लगाएं। मान लो हम अपना जलेबी का ठेला खोलें, जलेबी का ठेला खोले तो खुद ही मजदूरी कर रहे हैं और खुद ठेला का रेंट दे रहे हैं, चलो रेंट पता चल जा रहा है। बट इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल, अपना ही कैपिटल लगाए, खुद को इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हैं ना, हम अपने आपको प्रॉफिट क्या कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, कुछ मतलब अच्छा हिसाब नहीं रखे हैं हम अपना। अगर वैसे लोग हैं जिनका हम बाइफर्केट नहीं कर पा रहे हैं कि इनका क्या वेजेस होगा, क्या रेंट होगा, क्या इंटरेस्ट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, तो वैसे लोगों को मिक्स्ड इनकम में हम लोग डाल देते हैं। सिंपल सा समझ में आया। तो इनकम मेथड में एनडीपी एफसी निकालते हैं, 3 चीज़ को, 3 कंपोनेंट को जोड़ते हैं, सीओई, ओएस और एमआई। सीओई के अंदर हर वो चीज़ जो एम्प्लॉय को देता है उसको सीओई बोलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 2 चीज़, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी के अंदर 3 चीज़, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। और मिक्स्ड इनकम कभी सेपरेट नहीं हो पाता, डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है उसमें। इनकम मेथड जब करेंगे तो वही सेम चीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी को ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद क्लासीफाई करना है सीओई, ओएस और एमआई के बीच। फिर सारा फैक्टर इनकम को जब जोड़ेंगे तो एनडीपी एफसी निकलेगा, जिसको हम लोग प्यार से डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। अगर इसमें हम एनएफआई जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम भी बन जाएगा। प्रिकॉशंस क्या लेना है इनकम मेथड यूज करते टाइम, कि ट्रांसफर इनकम को कभी इंक्लूड नहीं करना है। ट्रांसफर इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकालते हो केवल फैक्टर इनकम को करते हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड, शेयर बॉन्ड की वजह से जो फायदा हो रहा है वो सब इनकम नहीं लेंगे। विंडफॉल गेन मतलब लॉटरी वगैरह का पैसा को इंक्लूड नहीं करेंगे। बाबू इतना ही था इनकम मेथड। ठीक है, बेसिकली फार्मूला याद रखना था, हो गया हम लोग को फार्मूला, और बहुत प्यार से, बहुत समझते हुए सब कुछ हो गया। अब आते हैं अगला लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम का जो लेक्चर होगा वो मैं 2 पार्ट में करूंगा। फर्स्ट पार्ट में इसको जो आज पढ़ाया वो करूंगा और इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स कर लूंगा अभी आईसीआई मैट ओपन करने के बाद। और सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ये सब का बात कर लूंगा। ओके, खैर चलो आके खत्म करते हैं इसको। लास्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है बॉस? एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, उसका 4 कंपोनेंट होता है, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट। सर फिर से बोलिए, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट। पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट। पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट। चलो इतना तो याद हो गया। ये चारों को जोड़ के बनता है जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड में चारों को जोड़ेंगे। सर जोड़ने के बाद क्या करेंगे? ये होता क्या है? पीएफसी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। सिंपल सा समझो,
इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होता है। इकोनॉमी के अंदर कितना होता है? 4 सेक्टर होता है। एक को बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक। एक को बोलते हैं फर्म्स, जो होता है फैक्ट्री वगैरह जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक। एक को बोलते हैं गवर्नमेंट, और एक को बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अपना टेरिटरी के बाहर का चीज़, अपना डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर का चीज़, ठीक। इकोनॉमी में 4 सेक्टर होता है, ये चारों अपना अपना खर्चा करते हैं। हाउस होल्ड अपना कंजम्पशन पे अपना खर्चा करता है, फर्म जो है वो अपना कंजम्पशन पे खर्चा करता है, गवर्नमेंट जो है वो अपना कंजम्पशन पे खर्चा करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो अपना खर्चा करता है, ठीक। बेसिकली हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं, इसलिए सबका खर्चा का बात कर रहे हैं। सबका अपना इनकम भी होता है, सबका अपना इनपुट भी होता है, सबका अपना आउटपुट भी होता है, ठीक। तो ये 4 सेक्टर है, जिसमें पीएफसी जो होता है वो हाउस होल्ड का खर्चा को हम लोग पीएफसी बोलते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा को हम फर्म का खर्चा को हम लोग बोलते हैं जीडीसीएफ, ठीक। गवर्नमेंट का खर्चा को हम लोग बोलते हैं जीएफसी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को में हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो एक्स से एक्सपोर्ट माइनस एम से इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इसको बोलते हैं, ठीक। अब ये चारों को जोड़ देंगे तो हम लोग को डोमेस्टिक इनकम जीडीपी आइटम मिल जाएगा। पीएफसी क्या होता है? फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड प्राइवेट एनपीओ, ठीक है। आगे गवर्नमेंट फाइनल जीएफसी क्या होता है? तो जीएफसी मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट सेक्टर ऑन प्रोड्यूसिंग सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जिसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को अलग से कुछ खास पे नहीं करते। ऐसा है कि पुलिस का सैलरी गवर्नमेंट तुमसे मांग के देता है, डायरेक्ट नहीं ना, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से जो जो लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट वगैरह में जज का सैलरी ये सब देता है, सारा फैसिलिटीज़ देता है, हेल्थ में सर्विसेज देता है, हॉस्पिटल बहुत कम रेट पे फ्री में चलाता है, वो सब सर्विसेज जो गवर्नमेंट देता है उसको जीएफसी बोलते हैं। पीएफसी मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, मतलब अपना इंडिविजुअल और एनपीओ मिलकर जो खर्चा करते हैं उनको पीएफसी बोलते हैं। जीडीसीएफ क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स आइटम। सिंपल सा बात है, कैपिटल फॉर्मेशन का बात हो रहा है सर। हम लोग जब पहला पेज पढ़े थे उसी टाइम समझे थे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, और फिक्स एसेट पेज हम जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इस पे बेसिकली इंडस्ट्री लोग काम खर्च करता है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं। इंडस्ट्री जो हम फर्म वाला सेक्टर बताया था दूसरा वाला, उसी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ होता है, ऑल्दो इतना डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। फिर आते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर हम इतना जल्दी जल्दी क्यों करवाएं आपको? क्योंकि अब हम लोग को न्यूमेरिकल्स जाना है और इसमें कोई ज़्यादा जान वाला चीज़ है नहीं। 4 सेक्टर होता है, चारों का खर्चा को जोड़ देंगे, जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। और बोलेगा नेशनल इनकम निकालना, तो जीडीपी एट एमपी अगर मेरे पास है तो नेशनल इनकम पे कैसे जाएंगे? नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक। मेरे पास जीडीपी एट एमपी है तो जी से एन में जाना है तो पहले तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे। फिर डोमेस्टिक है, नेशनल में जाना है, प्लस कर दो एनएफआई है, ठीक। एमपी से एफसी में जाना है, माइनस कर दो एनआईटी, तो हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, क्योंकि सॉल्व करके आप लोग का भी डर खत्म किया जाए। आईसीएआई का न्यूमेरिकल्स बच्चों तुम्हें दिखाएं न्यूमेरिकल्स आईसीएआई की। ये प्राइवेट इनकम वाला जो पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना उसमें करेंगे, ओके। बहुत इजी, कैलकुलेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन जीडीपी कंट्री पर्टिकुलर, ये सब तुम लोग अपने से बैठ के कर लेना, ठीक है। बेसिकली मेरा काम है यहाँ से स्टार्ट करूँ तुम लोग का, ठीक। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो था ना वहाँ से स्टार्ट करूँ। देख लो ये इस फोटोज है ना, यहाँ से तुम लोग को एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, शायद लास्ट अटेम्प्ट आया भी था यहाँ से, ठीक। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बेसिकली प्रोडक्शन फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है और डिस्पोजिशन फेज होता है। एमसीक्यू में आया था ये वाला चीज़। आईसीआई का मैट देखने का जरूरत नहीं है, जितना था मैंने पढ़ा दिया, ठीक। एक्सपेंडिचर मेथड ये सब हो गया, नेट एक्सपोर्ट ये सब भी हम लोगों ने पढ़ लिया। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। आओ बच्चों साथ साथ सॉल्व कर लो, अपना कॉपी खोलो। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। सर बोला नेशनल इनकम निकालो, जैसे ही नेशनल इनकम बोला मेरे माइंड में आना चाहिए क्या पूछ रहा है? नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी एट एफसी पूछ रहा है। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है। सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, सब कुछ दिया है। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है सर? अगर यहाँ पे
सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर देता, तब तीनों को ऐड करता, बट वैसा कोई सेक्टर वाइज नहीं दिया है। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या था, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स का फिगर हमको दिया है, हाँ सर सेल्स का फिगर दिया है, प्लस चेंज इन स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक दिया है सर, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, हाँ सर। तो चेंज इन स्टॉक को क्या बोलेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 400 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना, 500। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, हाँ सर 350, ये हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडेड आपको पता चल गया, हाँ सर कितना होगा, 700 माइनस 100 माइनस 350, सर कितना हो गया 400, सर 7 माइनस 450 कर दें तो 250 हो जाएगा, 250 CR। ये आपका आ गया वैल्यू एडेड। इसको हम लोग क्या बोलते थे, GDP एट MP। GDP एट MP कितना आ गया, 250। समझ आ रहा है तुम लोग को, नहीं आ रहा है, चलो ठीक है हम समझ रहे, नहीं आ रहा फॉर्मूला वाइज करते एकदम अच्छा से डिटेल में, ठीक। जैसे बहुत लोगों को समझ आ भी गया हो, स्टिल बच्चे हो ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। चलो क्या बोला, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक। ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 700, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 700 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है बॉस, क्लोजिंग स्टॉक है 400, ओपनिंग स्टॉक कितना है बॉस, ओपनिंग स्टॉक है 500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 350। तो इसको सॉल्व करने के आएगा 250 CR। ये सर 250 CR क्या आता है, GDP एट MP। आपको याद है ना सर, 3 मेथड था, वैल्यू एडेड मेथड में अगर हम लोग सबको जोड़ते हैं GDP एट MP आता है, इनकम मेथड में भी, इनकम मेथड में आता है NDP एट FC, और एक्सपेंडिचर मेथड में भी GDP एट MP ही आता है, ठीक है। खैर GDP एट MP मेरे पास आ गया, हमको चाहिए NNP एट FC। तो NNP एट FC लिख देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी क्या है, GDP एट MP, GDP एट MP मेरे पास है, ग्रॉस है, नेट चाहिए मतलब माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, ठीक। डोमेस्टिक है, नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, तो ऐड करना है, क्या करना है, NFI ऐड कर दो। FC चाहिए और मेरे पास क्या है, MP है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना, छोटा में जाना तो माइनस कर दो, क्या है, NIT। ये GDP एट MP कितना आया, 250 सर। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में, 150 सर। सर डेप्रिसिएशन का एक और नाम था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कभी भी क्वेश्चन में यूज कर सकता है, याद रहे। प्लस NFIA कितना है सर, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कहीं है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 30 है सर, 30। और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं है, नहीं सर, इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं लिखा है, सब्सिडीज दिया है और एक्साइज टैक्स दिया है, तो सर इसी को तो एक्साइज टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडीज दिया है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 110 माइनस सब्सिडीज कितना है, 50। अब आता है 250 माइनस 120 माइनस 60, तो 250 माइनस 180, 250 माइनस 180 कितना हो गया, 170 होगा ना, चलिए आता है 250 माइनस 180, सॉरी 70, ओनली 70। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। सर इतना सारा डेटा दिया हुआ है, उसके हेल्प से हमको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस COE दिया हुआ है, चलो ठीक है, COE तो दिया हुआ है। सर सेल्स दिया है, सेल्स क्यों दिया है बॉस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, अच्छा ये तो ऑपरेटिंग सरप्लस का कंटेंट दिया है, रेंट इंटरेस्ट दिया है, ठीक। CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स मतलब ये डेप्रिसिएशन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया, मिक्स्ड इनकम भी दिया।
सर हमको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो सीओई दिया है, ओएस दिया ही नहीं है, एमआई दिया हुआ है। ठीक, ओएस का बस 2 कंपोनेंट दिया है, तो इससे काम नहीं चलेगा। और कोई तरीका हम आपको दिख रहा है कि जिससे निकल जाए कुछ? और कोई तरीका तो नहीं दिख रहा है सर। मगर इसमें एक चीज़ यूज किया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक, और एक चीज़ यूज किया है सेल्स। सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम करते हैं, क्योंकि सेल्स मतलब क्या होता है सर, वैल्यू एडेड मेथड हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे हम लोग इनकम मेथड तो नहीं लगा पा रहे हैं स्टार्टिंग में, मगर वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग जीडीपी एट एमपी जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे इनकम मेथड तक। वो कैसे? मान लो ये सेल्स दिया है कितना, 4000, और ये दिया है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर सिंपल समझो वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब सारा गुड्स, सारा इंटायर आउटपुट सोल्ड हो जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स हो जाता है, मतलब सेल्स माइनस आईसी। याद है ना, अगर इंटायर गुड्स सोल्ड हो गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स, अगर सारा सोल्ड ना हुआ तो सेल्स माइनस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। 4000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है, 600, तो ये हो गया 3400। वैल्यू ऑफ एडेड हो गया 3400, मतलब जीडीपी एट एमपी कितना हो गया, 3400। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीडीपी एट एमपी से हम पहले जाएंगे कहाँ पे, एनडीपी एट एफसी पे। ठीक, और एनडीपी एट एफसी का ही कंपोनेंट होता है ना सीओई, ओएस और एमआई, जिसमें मेरे पास सीओई का वैल्यू पता है, एमआई का वैल्यू पता है, तब तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा ना बॉस। इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी आ गया 3400। जीडीपी एट एमपी कितना आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया है कितना, 3400। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी, क्योंकि इनकम मेथड में सबको जोड़ने पे यही आता है। तो जीडीपी एट एमपी लिख देंगे, ग्रॉस है, नेट में जाना है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक है, ठीक है, मैच कर गया, पीपी सेम, एमपी है, एफसी में जाना है, मतलब माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो हम लोग एनडीपी एट एफसी हो जाएंगे, मतलब 3400 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 500, तो ये आ जाएगा आपका 2700। ये हम लोग का एनडीपी एट एफसी आ गया, मतलब कि सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ये तीनों को जोड़ने पे कितना आता है, 2700। तीनों को जोड़ने पे आता है 2700, जिसमें सीओई का अमाउंट दिया हुआ है, सीओई का कितना अमाउंट दिया हुआ है, 800, और एमआई का अमाउंट दिया हुआ है 400। सीओई कितना है, 800, और एमआई कितना है, 400। ठीक, तो क्या हम लोग ओएस का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? ओएस का वैल्यू, ओएस इज इक्वल्स टू 2700 माइनस 8 + 4 1200 इज इक्वल्स टू 1500। देखो आ गया वो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 1500। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में इजी है, कोई ज़्यादा खास है नहीं कुछ करना इसमें। देख लो आप लोग, ठीक है, नोट कर लेना, करना होगा तो, मन होगा तो, अदरवाइज खुद से सॉल्व करना, क्योंकि जितना सिखा दिया खुद से सारा सॉल्व हो जाएगा। अब आता है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाई वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से करना है, तो सर इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेक्टर वाइज दिया हुआ है सर, मज़ा आ गया सर। प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ टर्शियरी। सर ये तीनों को अगर हम अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे तो जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा हमको, और उस बाकी सबके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बाकी सबके हेल्प से हम लोग क्या निकालना है, नेशनल इनकम, मतलब जीएनपी एनएनपी एट एफसी निकाल लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक। तो वैल्यू एडेड क्या होगा, या फिर सीधे बोलो जीडीपी एट एमपी क्या होगा, जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, तो प्राइमरी सेक्टर से कितना निकला, 2000 माइनस 200, तो ये हो गया 1800। सेकेंडरी सेक्टर से कितना होगा, 2000
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे निकला 1000। तो 1800 प्लस 2000 प्लस 1000 कितना हो गया? 3000, 4800, 4800 आ गया मेरा GDP एट MP। समझ में आया? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं सबका। फिर बोलता है क्या है मेरे को, GDP एट MP निकाल लिए, अब नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम का फॉर्मूला बता दो बॉस। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है NNP एट FC को नेशनल इनकम बोलते हैं। मतलब कि GDP एट MP मेरे को दिया हुआ है, आ गया मेरे सॉल्व करने के बाद। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक है नेशनल में जाना है, प्लस करेंगे NFIA, ठीक। MP है FC में जाना है तो माइनस करेंगे NIT। GDP एट MP आया 4800 करोड़, डिप्रिसिएशन है 470, NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये तो -30 है सर, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा ब्रो, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ तो है 300, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300। चलो सॉल्व करते हैं। 4800 माइनस 470 प्लस 30 माइनस 300, ठीक। तो ये हो गया 4800 प्लस 30 हो गया 4830। आप लोग कैलकुलेट कर लो ना इसको, मैं 1 सेक में कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। $4800 माइनस 470 प्लस 30 माइनस 300, 4060। यहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? NNP एट FC ना, डोमेस्टिक से नेशनल में गया तो प्लस तो किया। ओ सॉरी मैंने यहाँ माइनस का साइन ले लिया, सॉरी। ओहो, ये माइनस ही रहेगा, सॉरी। तो अब इसका आंसर सही आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4000 CR। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक, कुछ खास है नहीं। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, चलो ठीक है, सभी करवा दो सर, सब करवा दो सर। चलो ठीक है बाबू, करवा देता हूँ। देख वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर तुम लोग बोलोगे इतना लंबा है, मतलब फास्ट ट्रैक क्या ही रह गया ये। चलो, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सर क्या पूछ रहा है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा है। अब तेरा ये तो अलग टाइप का मेरे को दे दिया फिगर भाई निकालने के लिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलता है, उसी से इसमें चला जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट में चले जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलो आ जाओ, इसमें क्या लिखा है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, परचेज ऑफ मटेरियल्स, सेल्स, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक्साइज ड्यूटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, ये दोनों को माइनस कर लेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP भी इसको बोल सकते हैं, इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे सर? सेल्स दिया है, हाँ। चेंज इन स्टॉक दिया है, हाँ। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे, हाँ। तो चलो आ जाओ, सेल्स कितना है? 450 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना होगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, 30 माइनस 40, 30 माइनस 40 हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन अलग से दिया हुआ है तो हम इसको नहीं लेंगे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 200। अब आते हैं 450 माइनस 10 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 450 माइनस 440, 240 करोड़ आपका आ गया GVA एट MP। GVA एट MP आ गया मेरे पास, ऑलरेडी NVA एट MP है, मेरे को GVA एट MP में जाना है। नेट है, ग्रॉस में जाना है, नेट से छोटा से बड़ा में जाना है, तो डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर देंगे। वैल्यू ठीक है, A ठीक है, MP
ठीक है, सॉरी एफ सी चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हमको मेरे को एम पी नहीं, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, एफ सी चाहिए, एफ सी चाहिए, एफ सी, सॉरी हम कुछ गलती कर दिया क्या? हाँ सर, आप गलती कर दिए सर, आपका जी वी आई एम पी आप गलत गलत लिख दिए सर। सर यहाँ प्रॉब्लम हो गया सर। हाँ, अब आओ सॉल्व करते हैं अच्छे से। मेरे पास जी वी एट एम पी है, एन वी एफ सी चाहिए मेरे को, मेरे पास ऑलरेडी क्या है, जी वी एट एम पी है मेरे पास। ग्रॉस से नेट में जाना तो करेंगे माइनस को, डेप्रिसिएशन को, वैल्यू ठीक है, ठीक है। एम पी से एफ सी में जाना तो माइनस करेंगे एन आई टी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब आते हैं जी वी एट एम पी कितना है, 240, डेप्रिसिएशन कितना है 30, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है 45 माइनस 15, समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो 240 माइनस 30 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 180 सी आर, एन वी एट एफ सी 180 सी आर। समझ में आ गया बॉस? चलिए आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 करते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाल दो, एंड इनकम मेथड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड। सर डेटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और दोनों के हेल्प से हमको दोनों मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर से भी और इनकम मेथड से भी। सर एक्सपेंडिचर और इनकम एक बार हम लोग कर लेते हैं ना, अपने से डिस्कस क्या हम लोग पढ़े थे। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग पढ़े थे पी एफ सी प्लस जी एफ सी प्लस जी डी सी एफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यही पढ़े थे। और इनकम मेथड में सी ओ ई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस ओ एस प्लस एम आई। ठीक, यही करना था हम लोग को। नेशनल इनकम निकालना है, याद रखो। ये सबको जोड़ने पे जी डी पी एट एम पी आता था, ठीक है, और ये सबको जोड़ने पे एन डी पी एट एफ सी आता था। ठीक, मेरे को बट नेशनल इनकम चाहिए, मतलब मेरे को क्या चाहिए, एन पी एट एफ सी चाहिए। ओके, अब आते हैं सी ओ ई कहाँ जाएगा सर, यहाँ दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सबको भी छोड़ते जाते हैं। प्रॉफिट, गुड गुड। पी एफ सी कहाँ का पार्ट है सर, यहाँ का पार्ट है। ठीक, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये नेट लिखा है तो नेट से ग्रॉस में बनाने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन अगर हम ऐड कर देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये बन जाएगा। चलो इसका हाईलाइट करते जाते हैं, ठीक, ऐसा कट कर देते हैं। पी एफ सी मिल चुका है, जी डी सी एफ हमको मिल गया। अब आते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा तो ये जी डी सी एफ बन जाएगा। ओके, फिर आते हैं रेंट है सर, प्रॉफिट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, मिक्स्ड इनकम है, ये सब किसका पार्ट हो रहा है, इनकम मेथड का हो रहा है। नेट एक्सपोर्ट दिया है, मतलब ये भी मिल गया। जी एफ सी एफ ढूंढना है, जी एफ सी भी दिया है सर, ये भी मिल गया। तो चलो ना एक्सपेंडिचर मेथड का चारों मिल गया तो उसको पहले ख़त्म करते हैं। तो आओ एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग निकालते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में सबको जोड़ने पे जी डी पी एट एम पी मिलता था। क्या क्या जोड़ने पे सर, पी एफ सी ई प्लस जी एफ सी ई प्लस जी डी सी एफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक, पी एफ सी लिखा है कहीं, हाँ सर, कितना 2000। जी एफ सी लिखा है सर, जी एफ सी, हाँ सर, यहाँ 1100। जी डी सी एफ सर, जी डी सी एफ तो नहीं लिखा है मगर एन डी सी एफ लिखा है। एन डी सी एफ कितना है 770। एन डी सी एफ में अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो जी डी सी एफ बन जाएगा, डेप्रिसिएशन है 130। नेट एक्सपोर्ट्स कितना लिखा है सर, नेट एक्सपोर्ट है 30। ओके, अगर नेट एक्सपोर्ट को या नेट इंपोर्ट देता तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और क्या। निगेटिव एक्सपोर्ट मीन्स इंपोर्ट, और क्या। 2000 प्लस 1100 प्लस इतना इतना करते जाओ, हो गया। एक बार कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर में, 2000 प्लस 1100 प्लस 770 प्लस 130 प्लस 30, 4030 ये हम लोग का आ गया जी डी पी एट एम पी। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए, एन एन पी एट एफ सी, नेशनल इनकम निकालना है तो एन एन पी एट एफ सी निकालना है। एन एन पी एट एफ सी कैसे निकालेंगे, जी डी पी एट एम पी लिख देंगे पहले,
और बोलेंगे ग्रॉस है, नेट में जाना है तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक है, नेशनल में जाना है, प्लस कर दो NFI है। MP से FC में जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बड़ा से छोटा में जाना है, माइनस करना हुआ है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 4030 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है सर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 130 माइनस NFI है कितना है बॉस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहीं है, हाँ है 20, सॉरी NFI प्लस है ना, NFI प्लस। और NIT कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है क्वेश्चन में, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स थर्ड नंबर पे देखो लिखा हुआ 120, 250 माइनस हो जाएगा, चलो 4030 माइनस 130 प्लस 20 माइनस 120, तो ये आएगा 3800। नेशनल इनकम कितना आ गया, 3800 CR। एक्सपेंडिचर मेथड से चेक कर लेते हैं, तो हाँ बॉस 3800 CR आ गया। अब आते हैं इनकम मेथड से इसको करना है। इनकम मेथड में क्या चाहिए, COE, OS और MI। तो MI दिया हुआ था सर, देखो कहीं, हाँ देखो MI दिया है 700, तो MI को करो क्रॉस, दिया हुआ है। COE दिया हुआ है सर, सबसे पहले दिया हुआ है तो COE करो क्रॉस। OS दिया हुआ है सर, नहीं सर OS तो नहीं दिया हुआ है सर, कहाँ OS दिया हुआ है, तो हम लोग इधर सॉल्व कर ले क्या इसको, आप लोग बोलोगे तो कर लेंगे। OS दिया है, हाँ सर इधर दिया है 1820, सर तीनों तो दिया हुआ है इसका भी, ठीक है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। COE कितना है 1200, NDP एट FC निकलता है नेशनल इनकम मेथड से, तो COE हो गया 1200। OS कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, OS दिया हुआ था 1820 और MI कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, MI दिया हुआ है 700, तो 1820 प्लस 700, चलो जोड़ लेते हैं इसको भी कैलकुलेटर पे, 1200 प्लस 1820 प्लस 700 आ गया 3720। ये हो गया NDP एट FC, मगर मेरे को क्या चाहिए NNP एट FC, मतलब इसमें अगर हम NFI सिर्फ ऐड कर दें तो काम चल जाएगा, तो 37520 में NFI ऐड कर दो, वो कितना है 20, तो हो जाएगा 3740, आपका आंसर हो जाएगा। हो गया आंसर कंप्लीट। अब ये वाला आप लोग कर लेना, या नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगा ना उसमें मैं कर दूंगा, ऐसे बहुत इजी है, ऊपर देख लो, ठीक है। इतना अब तक क्या उसी से रिलेटेड हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, बाकी चलो तो अब बंद करते हैं इसको, लेक्चर्स को।